Good morning, students. Now we are going to start chapter 11, the First War of Independence 1857. ये हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो कि 1857 में लड़ा गया, जिसको कि 1857 का संग्राम भी कहा जाता है. The revolt of 1857 was the landmark in the history of India's struggle for freedom. कहते हैं अगर हम ये देखें कि जो हमारा रिवोल्ट 1857 है, दैट वाज ए लैंडमार्क इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. इट स्टार्टेड ऑन May 10, 1857 विद द म्यूटिनी ऑफ सोल्जर्स इन मेरठ कंटोनमेंट. कहते हैं ये स्टार्ट हुआ 10 मई 1857 को मेरठ कंटोनमेंट से, जहाँ से कि सिपाहियों ने एक विद्रोह किया. The revolutionary soldiers marched towards Delhi on May 11, 1857. Delhi was a mute witness to a band of Sipahi who crossed over the river Yamuna and entered the Red Fort. और कहते सिपाहियों ने जो है इस आंदोलनकारी सिपाहियों ने दिल्ली की तरफ कूच किया और मई 11 को वो 1857 में वो दिल्ली पहुँचे. और दिल्ली कहता है इस उसके लिए गवाही देता है कि जो हमारा ये कहता है कि उन्होंने यमुना रिवर को क्रॉस करके रेड फोर्ट में उन्होंने एंटर कर लिया, लाल किले में. They appealed to the aged Mughal Emperor Bahadur Shah, an emperor without any authority, to take over the leadership of the revolt. और वहाँ जाकर उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को कहा कि वो उनके जो है वो इसके नेता बन जाएं, और विदाउट एनी अथॉरिटी उन्होंने उनको जो है वो अपना नेता बना लिया. ही वॉज प्रोक्लेम द शहनशाह ए हिंदुस्तान. कहता उस समय पर उनको शहनशाह ए हिंदुस्तान कहा जाता था. द सिपाही कैप्चर्ड द सिटी ऑफ दिल्ली, किल्ड मैनी इंग्लिश मैन एंड रेकनेस दे मैनी पब्लिक ऑफिसर्स. कहता है उसके बाद उन्होंने सिपाहियों ने क्या किया, दिल्ली को कैप्चर कर लिया, बहुत से इंग्लिश ब्रिटिशर्स को उन्होंने मार गिराया और बहुत से पब्लिक जो ऑफिसर्स थे उनको उन्होंने लूट लिया. Though the revolt was started by the Indian soldiers in the service of the East India Company, it soon spread to the different parts of the country. जबकि ये देखा जाए तो ये रिवोल्ट जो है वो एक भारतीय सिपाहियों के द्वारा किया गया जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे ये पूरे जो कंट्री में डिफरेंट पार्ट्स में ये फैलता चला गया. Different section of the society like peasants, artisans, soldiers, educated Indians and many other Indian rulers joined hands to fight heroically against the foreign rule. कहते हैं सभी वर्ग के लोगों ने, चाहे वो सोल्जर्स थे, आर्टिसंस थे, पीजेंट्स थे, एजुकेटेड इंडियंस थे, कहते हैं उन सभी ने अपना हाथ मिला लिया कि अंग्रेज़ों के अगेंस्ट लड़ने में. और हिंदूज एंड मुस्लिम आल्सो केम टुगेदर टू अपोज द फॉरेन डोमिनेशन. और कहते हैं इवन कि हिंदू और मुस्लिम जो हैं वो भी इकट्ठे हो गए कि उन्होंने भी उनके ब्रिटिश के अगेंस्ट, उन्होंने फॉरेन के डोमिनेशन के अगेंस्ट जो है अपने आप को ज्वाइन कर लिया. The event was also called the uprising, the revolt of 1857 और the सिपाही mutiny by the British. और ब्रिटिशर्स ने इसको क्या नाम दिया, उन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 या उन्होंने सिपाही म्यूटिनी इसका नाम दिया या अपराइजिंग ऑफ द अपराइजिंग. और लेकिन जो बट इंडियंस हिस्टोरियन कॉल इट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. लेकिन भारतीयों ने इसको पहला जो है स्वतंत्र संग्राम का नाम दिया. क्यों? एज इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट डिफरेंट सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी यूनाइटेड एंड फॉट एज वन नेशन टू थ्रो ऑफ द शिकलेस ऑफ द फॉरेन डोमिनेशन. क्योंकि ये पहला एक ऐसा समय था जब पहली बार जो है वो हर डिफरेंट सेक्शन के लोग जो है वो इंडियन सोसाइटी में इकट्ठे हुए और उन्होंने जो है वो ब्रिटिश के अगेंस्ट युद्ध लड़ा ताकि वो इनकी जंजीरों को, जो विदेशी डोमिनेशन है उसकी जंजीरों को तोड़कर फेंक सके. Ever since the British had set foot on Indian soil, the nation was losing its wealth and independence. कहते जैसे ही ब्रिटिशर्स ने हमारी धरती के ऊपर कदम रखा और उसके साथ ही इंडिया धीरे धीरे अपनी जो है वो अपनी दौलत और आज़ादी खोता चला गया. द एम ऑफ द ब्रिटिश वॉज टू एक्सप्लॉयट द रिसोर्सेज ऑफ आवर कंट्री. जो मेन एम था ब्रिटिशर्स का वो क्या था कि वो भारत की जितनी भी उनकी दौलत है उसको वो एक्सप्लॉयट, उसका वो शोषण कर ले. लेकिन फ्रॉम 1757 ऑनवर्ड्स दे वॉन ऑलमोस्ट एवरी बैटल अगेंस्ट द इंडियन रूलर्स एंड केप्ट ऑन एक्सटेंडिंग द एरिया अंडर देयर कंट्रोल. और 1757 पलासी के युद्ध के बाद ऑलमोस्ट जितने भी युद्ध उन्होंने भारतीय उनके साथ लड़े वो ऑलमोस्ट सारे वो जीतते गए और धीरे धीरे वो बहुत बड़ा एरिया जो है उन्होंने अपने उसके अंडर कर लिया. दे सेंड इंडियन वेल्थ बैक होम टू इंग्लैंड
This angered the Indian. Finally, 100 years later, in 1857, a number of Indian revolted against the exploitation. कहते हैं कि उन्होंने क्या किया, वो यहाँ से दौलत कमाते थे और वापस अपने देश इंग्लैंड में भेज देते थे. इस बात का भारतीयों को गुस्सा आया और फाइनली कहते हैं कि 100 ईयर्स बाद 1857 में बहुत से इंडियंस ने जो है वो उन्होंने रिवोल्ट कर दिया इस एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट. नाउ द कॉजेज़ ऑफ द रिवोल्ट. अब इस रिवोल्ट के कॉजेज़ क्या रहे? ये डिफरेंट हमारे कॉजेज़ हैं. हर विद्रोह के पीछे कोई ना कोई कारण होते हैं. तो वो कहते हैं कि ऐसे नहीं कि एकदम से, बहुत से कारण धीरे धीरे इकट्ठे होते रहते हैं. जब सबसे पहले आते हैं हमारे पॉलिटिकल कॉजेज़. तो द रिवोल्ट वॉज द आउटकम ऑफ द वाइड स्प्रेड रेस्टमेंट दैट हैड बीन बॉइलिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश फॉर ए लॉन्ग टाइम. कहता है अगर देखा जाए तो जो हमारे पॉलिटिकल कॉजेज़ में कहते हैं बहुत टाइम से जो है वो हमारे जो राजा लोग थे, कहते हैं कि वो जो है उनके बहुत अगेंस्ट हुए थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो अपना धीरे धीरे सभी उनको राज्यों को अपने राज्य में मिलाते चले जा रहे थे. तो इस वजह से वो लोग कहते हैं काफ़ी उससे जो है नाखुश थे. और जो इंडियन सिपाही थे वो भी उनसे सेटिस्फाई नहीं थे, क्योंकि उनके साथ जो भी है वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया जाता था. The Indian rulers Bahadur Shah Jafar, Tante Tope of Gwalior, Rani Lakshmi Bai of Jhansi and Nana Sahib of Kanpur had personal scores to settle with the British. कहता है अब इन सब के, चाहे बहादुर शाह जफर थे, तांते टोपे थे ग्वालियर से, रानी लक्ष्मी बाई थी झांसी से, नाना साहिब थे कानपुर से, कहते इन सब के अपने जो है मतभेद थे ब्रिटिशर्स के साथ. तो वो सब इनको जो है वो इस रिवोल्ट के ज़रिए उनको जो है अपनी जो रिस्पेक्टिव टेरिटरीज थी उनको वो गेन करना चाह रहे थे. अब जो कॉमन पीपल थे दिल्ली के, लखनऊ के, ग्वालियर के, वो सब कहते हैं कि हैड एंड अदर प्लेसेस हैड नो नैरो अम्बिशंस. उनके भी कोई मेन अम्बिशंस नहीं थे, लेकिन ऑफ पावर और मनी, या पावर को लेकर या मनी को लेकर वो सिर्फ क्या चाह रहे थे, दे वांटेड टू एंड द ब्रिटिश फॉरेन एक्सप्लॉयटेशन. वो सिर्फ जो विदेशी हमारा शोषण हो रहा था उसको वो दूर करना चाह रहे थे. द पॉलिसी ऑफ एनेक्शन ऑफ डलहौजी, particularly the doctrine of lapse, created fear and dismay among Indian rulers. अब कहते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने एक पॉलिसी बनाई जो कि है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. कहते हैं इसके अंदर जो जितने भी हमारे रूलर्स थे वो सब इससे बहुत ज़्यादा है उनके अंदर में डर बैठ गया. उनके अकॉर्डिंग कि कोई भी राजा जिसकी अपनी कोई संतान नहीं है वो अपने जो एडॉप्टेड वो अपने संतान लेता है उसको वो राज्य नहीं दे सकता इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर. और अगर कोई राजा निसंतान मारा जाता है तो उसके बाद उसकी जो राज्य है वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा. और जो उसका एडॉप्टेड सन, जो जिसको उन्होंने अपना सक्सेसर उत्तराधिकारी बनाया एडॉप्टेड, उसको जो है राज्य नहीं दिया जाएगा. इस वजह से सभी लोग जो है इससे बहुत गुस्सा हो गए. इट इज़ बिलीव्ड दैट द ब्रिटिश वुड हैव नॉट स्नैप्ड द कंपनसेशन दैट किंग्स वर पेड अर्लियर इन रिटर्न ऑफ शेयर इन गवर्नमेंट, द किंग्स वुड नॉट हैव जॉइंड द रिवोल्ट. और बहुत से राजा लोग जो हैं जो इस युद्ध में जो है वो इन्वॉल्व नहीं हुए रिवोल्ट में, कि उनको लगने लगा कि शायद जो हमने अपना शेयर इन लोगों को दिया है और ब्रिटिशर्स जो है वो शायद उसको वो रिटर्न नहीं करेंगे. अब ब्रिटिश साइन मैनी ट्रीटीज विद द किंग्स एंड नवाब्स बट वायलेटेड दैम एज पर देयर कन्विंस. कहते हैं ब्रिटिशर्स ने बहुत सी ट्रीटीज मीन्स संधियाँ, बहुत सी संधि राजा और नवाब के साथ की, लेकिन उनको हर बार वो वायलेट कर देते, तोड़ देते थे. जैसे उनको अपनी सुविधा लगती थी वो उनको तोड़ देते थे. वन सच ट्रीटी साइन विद अवध वॉज सब्सिडारी अलायंस इन 1801. कहते हैं ऐसी एक संधि जो उन्होंने 1801 में जो है वो किसके साथ की, अवध के साथ की, जो सब्सिडारी अलायंस. द नवाब Wajid Ali Shah was compelled to accept the permanent British army with the territory and to pay a subsidiary for its maintenance subsidy. तो नवाब वाजिद अली शाह जो उस समय पर कहते हैं अवध का जो नवाब था उसको जो है वो कंपेल किया गया, उसको फोर्सली जो है कंपेल किया गया कि वो जो है वो ये एक्सेप्ट करे कि ब्रिटिश आर्मी वहाँ पर अपने राज्य में परमानेंट ब्रिटिश आर्मी रखे अपनी टेरिटरी में, और उसका जो सब्सिडी है वो कहते हैं कि उसकी मेंटेनेंस के लिए उनको दे. और ही कुड नॉट रिक्रूट एनी अदर यूरोपियन इन हिज सर्विस विदाउट प्रायर अप्रूवल. और कहते हैं बिना उनकी अप्रूवल, ब्रिटिशर्स के अप्रूवल के बिना वो किसी और यूरोपियन जो है उनको सैनिकों को वहाँ पर भर्ती नहीं कर सकता. अब कहते हैं इस चीज़ से कहते हैं कि नवाब जो था वो काफ़ी उसकी पावर जो है वो रिड्यूस होती चली गई, और धीरे धीरे कहते हैं जो इंडियन है वो अपना भरोसा उनके ऊपर, ब्रिटिशर्स के ऊपर जो अपना भरोसा था वो धीरे धीरे खोते चले गए. और लास्ट में अवध हैड बीन एन एली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. बाद में अवध जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक हिस्सा, उनकी वो जागीर बन गई, और इट वॉज अनेक्स्ड
ऑन द प्लियर दैट द गवर्नमेंट वाज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। और उन्होंने इस बात के लिए उसको अवध को अपने उसमें ले लिया कि वहाँ का जो राजा है उसको प्रॉपर वहाँ पर काम नहीं कर रहा, फंक्शन नहीं कर रहा, इस वजह से हम उसको अपने राज्य में मिला रहे हैं। और बाद में इस वहाँ पर जो है वो कहते हैं कि द नवाब वॉज एक्साइल टू कैलकाटा, उसको कैलकाटा जेल में भेज दिया गया और बेगम हजरत महल जो है वो वहाँ का जो है वो उसको अवध का जो राज्य मिल गया। और इस तरह से कहता है कि ये उनके रूलर्स के लिए काफ़ी शौकपूर्ण था। अब इसी वजह से सारे जो ब्रिटिश इंडियन रूलर्स थे वो उनके अगेंस्ट हुए थे। अब सेकेंड कॉज आता है हमारा इकोनॉमिक कॉज। Economic cause means the policy of economic exploitation and the destruction of the traditional Indian economic structure by the British caused widespread resentment among Indians। अब कहते हैं कि सबसे ज़्यादा वो है वो जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियंस का जो है वो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, जिसमें उन्होंने जमींदारी सिस्टम को स्टार्ट किया और कहते हैं उसकी वजह से उन्होंने जितने भी पीजेंट्स थे उनको एक्सप्लॉयट किया। इवन कि कहते हैं कि उनको जो है वो अपनी क्रॉप्स जो है वो वही क्रॉप्स ग्रो करने के लिए कहा जाता, कंपेल किया जाता था जो कि उनकी इंडस्ट्रीज़ को रिक्वायर होती थी। और कहते हैं इसके अलावा अगर वो नहीं वो दे पाते थे, अपना लैंड रेवेन्यू नहीं दे पाते थे, तो क्रॉप्स अगर फेल हो गई किसी वजह से, कोई नेचुरल डिसास्टर हो गया, तो उस वजह से उनको टॉर्चर किया जाता था और उनको कंपेल किया जाता था कि तुम लोन लेकर जो है वो इसका अपना लैंड रेवेन्यू वो फुलफ़िल करो। और अगर वो लोन नहीं रीपे कर पाते थे तो उनकी ज़मीन को अपने जो है वो ब्रिटिशर्स ले लेते थे, जिस वजह से कहते क्या हुआ कि वो जो बेचारे जो पीजेंट्स थे वो धीरे धीरे लैंडलेस लेबर्स के रूप में काम करने लग गए। Whenever the princely state were annexed, the British got rent-free land and huge amount of money। जैसे जैसे कहते प्रिंसली स्टेट को उन्होंने कब्जा किया तो अब ब्रिटिशर्स को जो है वो रेंट फ्री लैंड भी मिल गई और बहुत सारा पैसा भी मिल गया। अब जो कॉमन लोग थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए और वहाँ पर गरीबी हो गई। और व्हेन अवध वाज ऑक्यूपाइड, जब अवध को उन्होंने वहाँ पर उसके ऊपर अपना कब्जा किया तो नवाब जो है वो अफसर उसने जो वहाँ की जितनी बड़ी सेना थी अबाउट 60,000 पर्सनस थे उसमें, कहता उनको जो है वो डिसबैंड कर दिया। और इस तरह से 60,000 जो प्रोफेशनल सोल्जर्स थे वो कहते हैं कि लॉस देयर लिवलीहुड, वो अनएम्प्लॉयड हो गए और उनको अपनी जीविका के साधन के लिए भी मुश्किल हो गई। अब नेक्स्ट आते हैं हमारा सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज़। सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज़, द सोशल रिफॉर्म्स by the British were considered an interference in the custom and tradition of the Hindus। अब सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज़ में क्या हुआ कि कहते हैं कि अब उनको लगने लगा ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे कस्टम और ट्रेडिशन के बीच में जो है वो इंटरफेरेंस कर रहे हैं। बहुत सी जो इंडियंस जो थे वो कहते हैं कि अपोज कर रहे थे कि उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन क्यों इंट्रोड्यूस की है, तो बहुत से और जो है वो इंट्रोडक्शन कन्वर्जन ऑफ द इंडियंस टू क्रिश्चियनिटी, क्योंकि ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे, तो बहुत से इंडियंस इस चीज़ से खुश नहीं थे। तो हिंदू लॉ ऑफ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कहता है उसमें भी उन्होंने चेंजेस कर दिए। उन्होंने कहा जब तक वो क्रिश्चियंस नहीं बनेंगे उनको अपनी जो है वो एंसेक्टर प्रॉपर्टी जो उनकी पैतृक संपत्ति उसमें से उनको शेयर नहीं मिलेगा। और इसके अलावा कहता है कि जब उन्होंने रेलवे को इंट्रोड्यूस किया तो बहुत से लोगों के मन में ये आ गया कि अब ये हमारे साथ जो है वहाँ पर कास्ट सिस्टम जो है वो हमारी वो हो जाएगी, जो सोसाइटी दैट पर वुड लूज देयर कास्ट, वो अपनी कास्ट को खो देंगे क्योंकि वहाँ पर सबको इकट्ठा बैठना पड़ेगा। इंडियंस वर नॉट अलाउड टू ट्रेवल, और जबकि इनको कहते हैं कि इनको फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में अलाउ नहीं था इंडियंस को। और द कंजर्वेटिव इंडियंस वर अलार्म्ड बाय द रैपिड स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न कल्चर एंड इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। और जो कंजर्वेटिव इंडियंस थे, जो तंग सोच विचार के थे, उनके अनुसार जो हमारा वेस्टर्न कल्चर हो रहा है या इंग्लिश एजुकेशन डिवेल्प हो रही है, दैट वाज नॉट गुड साइन फॉर द इंडियन सोसाइटी। और जो ब्रिटिश जो थे वो कहते हैं कि जबकि वो वहाँ पर जो है उनकी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की जो पॉलिसी थी कहते हैं उसको भी वो फॉलो कर रहे थे। दे कंसिडर देमसेल्फ एज सुपीरियर एंड दे एडवोकेटेड ए जुडिशियल सिस्टम बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस इट वाज बायस्ड। वो अपने आप को सुपीरियर कहते थे, इंडियंस को इन्फीरियर कहते थे, तो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा था, जबकि बुक्स में वो कुछ और कहते थे और एक्चुअल प्रैक्टिस में उनकी बातें कुछ और होती थी। अब नेक्स्ट आता है हमारा मिलिट्री कॉजेज़। अब मिलिट्री कॉजेज़ में कहते हैं सिपाही जो थे वो भी खुश नहीं थे क्योंकि उनको जो है बहुत कम वो है पोस्ट पर रखा जाता था, और जो ब्रिटिशर्स होते थे, ब्रिटिश सोल्जर्स, उनको काफ़ी हाई रैंक पर रखा जाता था। इवन कि जो हमारी हाईएस्ट पे गिवन इंडियन सिपाही एज ए सूबेदार होता था, उसकी जो सैलरी होती थी वो मिनिमम पे ऑफ द यूरोपियन रिक्रूटमेंट से भी कम होती थी। अब जो एक्ट ऑफ 1857 उसमें उन्होंने कंपलसरी कर दिया कि जितने भी हमारे इंडियन रिक्रूट्स होंगे उनको जो है वो ओवरसीज़ जाना पड़ेगा, समुद्र पार।
अब ये बहुत से जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके लिए ये बहुत हर्ट हुआ, क्योंकि जो हिंदू बिलीव करते थे कि दैट ओवरसीज ट्रेवल वुड लेड टू द लॉस ऑफ कास्ट, कि उनकी जो है वो कास्ट सिस्टम उसमें वो ख़त्म हो जाएगा। एंड द लास्ट वन दैट इज़ द इमीडिएट कॉज। तो इमीडिएट कॉज में क्या है, आप कहते हैं कि जो एक तत्कालीन कारण जिसकी वजह से ये विद्रोह जो है वो स्टार्ट हुआ। अब इसमें कहते हैं कि उन्होंने क्या किया कि एक ऐसी कार्टेज जो है, कार्टेज ऑफ द न्यू एनफील्ड राइफल जो है एनफील्ड राइफल पे स्टार्ट की, जिसके ऊपर जो एक ग्रीस पेपर था उसके साथ कवर किया हुआ था, और उसको जब कार्टेज उसमें भरा जाता था तो उसको जो है वो मुंह से खोलना पड़ता था। और इट वॉज सेड दैट द ग्रीस कंपोज ऑफ बीफ एंड पिग फैट, और ऐसा कहा गया कि इसके अंदर जो वो ग्रीस किया गया है वो पिग और जो है बीफ के फैट से उसको बनाया गया है। अब दोनों ही, हिंदू के लिए काओ जो है वो उनके लिए सेक्रेट थी और मुस्लिम्स के लिए पिग, और इस वजह से दोनों ने ही इसको यूज़ करने से इनकार कर दिया। और ऑन मार्च 29, 1857 ए बैरकपुर नियर कैलकाटा, मंगल पांडे, a young Indian सिपाही from Bengal regiment, refused to use the greased cartridge and shoot down the sergeant। आप कहते हैं मार्च 29, 1857 में कैलकाटा में बैरकपुर नाम जगह है, वहाँ पर मंगल पांडे एक बहुत यंग इंडियन सिपाही था बंगाल रेजिमेंट से, जब उसने इस ग्रीस कार्टेज को यूज़ करने से मना कर दिया और उसने वहाँ पर उसको जो है गोली से भी शूट डाउन कर दिया, जो वहाँ का जो ब्रिटिशर्स वो था, और ही वाज, उसको अरेस्ट कर लिया गया और उसको जो है वो पकड़कर मारकर उसको जो है वो मार दिया गया। और व्हेन दिस न्यूज़ स्प्रेड मैनी सिपाही स्टार्टेड द रिवोल्ट, और जब ये खबर पूरे उसमें फैली तो बहुत से जो सिपाही थे उन्होंने रिवोल्ट कर दिया।